नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। 22 तारीख को जब पहलगाम में ये आतंकी घटना घटित हुई, उसके बाद से हर कोई ये जानना चाहता है कि दरअसल भारत सरकार करना क्या चाहती है। निश्चित तौर पर, क्योंकि भारत और पाकिस्तान आज की स्थिति में लगभग युद्ध जैसी स्थिति के मुहाने पर आकर खड़े हो गए हैं। लेकिन इसके अलावा भी देश के अंदर कई बड़ी घटनाएं हो रही हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो मोसाद है, इजराइल की खुफिया एजेंसी, उसने राहुल गांधी और उनके अंकल सैम पित्रोदा, उनके ऊपर एक बड़ा खुलासा किया है कि किस तरीके से इन दोनों का रोल रहा उस हिंडनबर्ग वाले प्रकरण में, जब हिंडनबर्ग एक टारगेटेड अटैक करता है अडानी के खिलाफ। तो मोसाद ने बाकायदा इन दोनों लोगों की, साथ ही हिंडनबर्ग और बहुत सारे लोगों की जो जासूसी करके जो जानकारी निकाली है, उसकी 353 पेज की एक रिपोर्ट उन्होंने जारी की है। उसको स्पुतनिक नाम की एक न्यूज एजेंसी है, उसने छापा है। उसके ऊपर एक मैंने डिटेल्ड वीडियो किया है, आप चाहिए तो जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, मतलब वीडियो सेक्शन में चेक कर सकते हैं, तो आप वो मिल जाएगी। अगर ये घटना नहीं हुई होती तो मुझे लग रहा है कि आज समय में भारत की सबसे बड़ी अगर कोई न्यूज होती तो शायद वो होती। उसके अलावा एक और न्यूज है, वक्फ। आज से 10 दिन पहले हर कोई वक्फ के ऊपर बात कर रहा था, फिर जुडिशरी, और अब पहलगाम जो वाला मुद्दा है वो सबके जबान पर है। लेकिन वक्फ में भी एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। वक्फ पे 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होनी है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते का समय दिया था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसे अपना पक्ष रखने के लिए। तो एक हलफनामा, लगभग 1332 पेज का एक हलफनामा, एक हफ्ता पूरा होते ही भारत सरकार ने वो दाखिल कर दिया है। किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट लगभग आमादा थी इस बात पर कि बैन लगाया जाए, ब्लैंकेट बैन। लेकिन जिस तरीके से जिरह की सत्ता पक्ष के वकील ने, गवर्नमेंट के वकील ने, तुषार मेहता ने, वो एक दो प्रोविजन के ऊपर उन्होंने स्टे लगाया, बाकी वो ब्लैंकेट बैन नहीं लगा पाए। अब जो 1332 पेज का जो हलफनामा जो फाइल किया है सरकार ने, दरअसल उसमें क्या है, सरकार ने उसमें साफ अपना पक्ष ये रखा है कि इस कानून के तहत, जो वक्फ का नया कानून आया है, इसके तहत कोई भी आर्टिकल 25 हो, आर्टिकल 26 हो, किसी का भी हनन नहीं हो रहा है। अपना पक्ष पूर्ण रूप से सरकार ने हलफनामे में ये रखा है। यही तो तर्क था ओवैसी का, कपिल सिब्बल का और सबका, कि भैया आर्टिकल 25, 26 का हनन हो रहा है। उसे पूर्ण रूप से विस्तार से समझाया है सरकार ने कि किस तरीके से ये दोनों आर्टिकल्स कहीं भी वायलेट नहीं हो रहे हैं। 73 से ज्यादा पिटीशंस लगाई गई थी इसके खिलाफ में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्लब कर दिया था सबको और ये कहा था कि आपकी तरफ से सिर्फ 5 ही वकील इसमें हाजिर होंगे। 5 ही वकील हैं जो इस बिल के खिलाफ अपना पक्ष रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि भीड़ आ जाएगी और भीड़ इकट्ठा होकर सब काम करेगी। तो कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद, हुफैजा अहमदी और दुष्यंत दवे, ये 5 वकील हैं। यूजुअल सस्पेक्ट्स आपको हर जगह यही दिखाई देंगे, जहां भी हिंदू विरोध का नाम आ रहा होगा तो ये 5 वकील अपना तर्क रख रहे हैं। अब जो केंद्र सरकार है उसने जो पक्ष रखा है वो समझिए पॉइंट वाइज। सबसे पहला, उन्होंने कहा कि इस पूरे के पूरे बिल में कहीं भी पर्सनल इनजस्टिस नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि जितनी भी पिटीशंस फाइल हुई हैं, 73, 74, 75, जितनी भी फाइल हुई हैं, 120 से ऊपर पहुंच गई हैं, अगर पिछली वाली पिटीशंस भी हम लगा ली जाए, 95 वाली भी, तो कहीं पर भी पर्सनल इनजस्टिस नहीं हो रहा है। कोई आप जो पिटीशंस लगाई गई हैं इतनी सारी, कोई भी नॉट अ सिंगल पिटीशन ये कहती है कि साहब इस कानून की वजह से मेरा फला हक मारा गया, मेरी जमीन चली गई, ये राइटफुली वक्फ किया था मैंने, फला बोर्ड ये कहे, फला संस्था कर ये कहे कि हमने किया था और ये इस से चला गया है। वो तो कहीं हुआ नहीं। आप ये देखिए, जब अश्विनी उपाध्याय गए थे 1995 वाले वक्फ एक्ट को चुनौती देने के लिए, तो क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? हाई कोर्ट में जाइए साहब, यहां मुंह उठा के सुप्रीम कोर्ट में चले आते हैं। आपका कौन सा पर्सनल इनजस्टिस हुआ है? आपकी कौन सी जमीन वक्फ में चली गई है? वक्फ ने आपके किस जगह पर कब्जा कर लिया, ये पूछा गया था। तो भैया जितने पिटीशंस यहां लगे हैं तो उसमें तो किसी की जमीन नहीं गई। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट उसे तो एंटरटेन कर लिया। इसी चीज के ऊपर ये तर्क था उसी दिन, जिस दिन ये पिटीशन फाइल हुई, जिस दिन ये इसकी प्रोसीडिंग शुरू हुई थी, पहले और दूसरे दिन ये बात हमने भी उठाई थी अपने यूट्यूब चैनल से, और ये बात सरकार ने भी कही सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे के अंदर। उसके अंदर दूसरी बात उन्होंने कही है कि इसमें कोई भी जो मानवाधिकार हनन है वो कहीं नहीं हो रहा। भैया अभी तो कानून आया है, इंप्लीमेंट भी नहीं हुआ। कोई कैसे कह सकता है कि भैया मेरी जमीन चली गई है, मेरा यह हक मारा गया? चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। उन्हें डर है, डर उन्हें है जो सही तरीके से, सही कागज पत्र, सही तरीके से वो वक्फ नहीं कर पाए या उन चीजों को रजिस्टर नहीं करा पाए,
या गलत तरीके से जो सरकारी भूमि के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं, उसमें मार्केट बना लिया है, उसमें स्कूल हॉस्पिटल बना लिए हैं, उसमें अलग अलग संस्थान बना लिए हैं, उन लोगों को डर है। तो सरकार उसी बात को कह रही है कि कहीं पर भी ना पर्सनल इनजस्टिस हुआ है, ना ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है। उसके बाद क्या कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था ना कि आपने इसमें नॉन मुस्लिम क्यों घुसा दिए। जो हिंदू एंडाउमेंट ट्रस्ट होता है, हिंदू रिलीजियस बॉडीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उसमें तो कोई आप मुस्लिम नहीं रखते। और सैकड़ों एग्जांपल ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि किस तरीके से हिंदू संस्थानों में भी मुसलमान रहे हैं। हमने देखा आजम खान को कुंभ के मेले की जिम्मेदारी दी। तिरुपति का जो मंदिर है, तिरुमला तिरुपति का जो मंदिर है, उसके अंदर मुस्लिम रखे गए हैं, क्रिश्चियन रखे गए हैं। केरल के बहुत सारे मंदिर हैं जहां पर मुस्लिमों को बोर्ड का मेंबर बनाया गया है। उसके बाद जो तर्क दिया गया है सरकार का, बहुत महत्वपूर्ण है, समझिएगा। सरकार ने यह कहा कि जो ये वक्फ बोर्ड है, ये एक रिलीजियस बॉडी नहीं है, ये सेक्युलर बाय नेचर है। वक्फ बोर्ड कहीं रिलीजियस सेंक्टिटी होल्ड नहीं करता है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक काम है कि जो लैंड रिकॉर्ड्स है या जो भी प्रॉपर्टी वक्फ के नाम आई है उसको मेंटेन करना। ये सेक्युलर बाय नेचर है, ये कोई रिलीजियस नहीं है। और अगर आप इसे कंपेयर करते हैं, हिंदू एंडोमेंट एक्ट होते हैं, जो हिंदू रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो इस तरह का काम करती हैं, अगर आप उनसे कंपेयर करते हैं तो वो बिल्कुल सेक्युलर फैब्रिक के तहत चलती हैं। वो रिलीजियस नेचर नहीं होल्ड करती भारत के संविधान के तहत। तो अगर सुप्रीम कोर्ट यहां इक्वेट करेगा तो सुप्रीम कोर्ट फंस रहा है, या अगर दूसरा पक्ष इक्वेट करेगा तो दूसरा पक्ष फंस रहा है, क्योंकि आप एक सेक्युलर बॉडी से फिर उसे कंपेयर कर रहे हैं। तो ये भी बाय ऑटोमेटिक सेक्युलर हो जाएगा। अगर ये सेक्युलर हो गया तो फिर ये तर्क नहीं कह पाएंगे कि आर्टिकल 25 आर्टिकल 26 का हनन हो रहा है। तो अब जो ये कहेगा कि हिंदुओं में नहीं है, तो भैया बिल्कुल वो सेक्युलर फैब्रिक की तरह चल रहे हैं, सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशंस है, उसे आप इक्वेट करेंगे तो ये भी सेक्युलर है। और इसमें फिर 2 आए, 4 आए, 5 आए, सरकार अपने हिसाब से कानून तय करके इन चीजों को कर सकती है। उसके बाद सरकार ने और महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा जो कोर्ट है वो किसी भी संविधान, जो पार्लियामेंट है, जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास हुआ है, उसके किसी भी कानून पर रोक नहीं लगा सकती है, उसे बैन नहीं कर सकती है। हक कोर्ट का नहीं है। कोर्ट 3 चीज चेक कर सकती है, 3 पैरामीटर है जिसके ऊपर कोई कानून जो बना है वो सही बना है या नहीं बना है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल लीगैलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है, ये उन 3 पैरामीटर्स पे चेक कर सकती है। क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर का हनन करता है? ये कोई बेसिक स्ट्रक्चर का हनन नहीं करता। हाँ, वो अलग बात है, बेसिक स्ट्रक्चर इमरजेंसी के दौरान बेसिक स्ट्रक्चर ही बदल दिए गए थे, वो अलग चीज है, लेकिन फिर भी किसी बेसिक स्ट्रक्चर का हनन ये कानून नहीं कर रहा है। उसके बाद किसी के धार्मिक मामलों में कोई दखल है? कोई दखल नहीं है, क्योंकि ये रिलीजियस बॉडी ही नहीं है। वक्फ बोर्ड नाम की कोई जगह ही नहीं है, कुरान में कोई शब्द ही नहीं है वक्फ बोर्ड नाम का। उसके अलावा जो ह्यूमन राइट वायलेशन है, किसी का पर्सनल ह्यूमन राइट वायलेट होता है, वो नहीं है। तो 3 पैरामीटर ऐसे हैं जहां पर ये जो कानून है वो किसी भी तरीके से कोई भी हनन नहीं कर रहा है। तो जो कोर्ट है वो इस कानून के ऊपर कोई बैन नहीं लगा सकता, क्योंकि वो तीनों पैरामीटर को पास करता है। उसके बाद क्या कहा सरकार ने? सरकार ने कहा जो वक्फ बाय यूजर है, जिसके ऊपर सबसे हल्ला है कि सेक्शन 40 को अमेंड कर दिया, वक्फ बाय यूजर को चेंज कर दिया है, सरकार ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं। 2013 के बाद 21 लाख एकड़ भूमि ऐड हुई है, टोटल 38 लाख एकड़ भूमि है, जिसमें ना केरल का रिकॉर्ड है ना बंगाल का रिकॉर्ड है। आजादी के समय मात्र 50,000 एकड़ जमीन थी। और 1995 का एक्ट भी ये कहता है कि वक्फ बाय यूजर हुआ है तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो 200 साल, 400 साल, 700 साल पुरानी जगह का कहां से कागज लाएंगे? हम तो भैया 5,000 साल, 10,000 साल पुराना भी कागज लेके आए हैं। श्री रामभद्राचार्य जी ने बता दिया था ना, फला जो धार्मिक ग्रंथ है उसके फला पेज के फला श्लोक के फला लाइन में ये लिखा हुआ है, और सरयू जी से इतनी दूर, वहां से इतनी दूर, और हमने सिद्ध किया। और हमने वो 5,000 साल पुराना, अलग अलग टाइम लाइन है, कोई 5,000 साल, कोई 10,000 साल, जितना भी हजारों साल पुराना जो है उसको हमने साबित किया। आपसे तो 200 साल पुराने कागज मांग रहे हैं, छोड़ दीजिए। 50,000 एकड़ जमीन थी ना आजादी के समय। भारत में रजिस्ट्रेशन एक्ट तो 1923 में आ गया था, तो उस दिन से तो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था ना। 100 साल के जो 100 साल में जितनी भूमि वक्फ हुई है उसके तो कागज होने चाहिए। ताजमहल छोड़ दिया, कुतुब मीनार छोड़ दिया, छोड़ दीजिए वो सब चीजें, लेकिन पिछले 100 साल में जो वक्फ भूमि हुई है 38 लाख एकड़ में से अगर 50,000 एकड़ भी इकट्ठा, तो मैं आजादी से भी छोड़ दीजिए, वो 22 साल भी छोड़ दिए, तो भी 37.5 लाख एकड़ भूमि जो है उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था।
आपको नहीं पता था 47 में होता है, 75 में करा लेते, 80 में करा लेते, 90 में करा लेते, कानून आया उससे पहले करा लेते, नहीं करा पाए ना। सरकार ने यह कहा कि हम कोई भी भूमि डी नोटिफाई नहीं कर रहे हैं जो रजिस्टर है, जो रजिस्टर ही नहीं है, और ज्यादातर रजिस्टर नहीं है। उत्तर प्रदेश की सुन्नी वक्फ बोर्ड की 1,27,000 प्रॉपर्टीज है, 1,24,000 रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो ये जो रजिस्टर्ड है वो डी नोटिफाई नहीं होगी, लेकिन जो रजिस्टर्ड नहीं है उसकी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, और कोर्ट इस पर कुछ बोला भी नहीं था। कोर्ट ने से भी कहा था डी नोटिफाई नहीं करना, यानी जो रजिस्टर्ड है उन्हें नहीं हटाना। कोर्ट ने, सरकार ने कहा नहीं हटा रही, लेकिन जो नहीं है भैया उस पर तो चाबुक चलेगा, उस पर कोई रोक नहीं है। तो कुल मिलाकर जो सरकार का जो पक्ष है, उन्होंने साफ साफ कहा, 36 से ज्यादा बैठकें हुई जेपीसी की, 1 करोड़ के लगभग फीडबैक्स आए हैं, 10 से ज्यादा बड़े शहरों में गए हैं, लगभग सभी बड़ी मुस्लिम संस्थाओं से मिलाया है। उसके बाद ये कंसल्टेशन के बाद दोनों सदन से पास हुआ है। उसके बाद 3 जज बैठकर ये तय नहीं कर सकते कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। आप सिर्फ वो 3 पैरामीटर चेक करिए, बेसिक स्ट्रक्चर, रिलीजियस कहीं वायलेशन हो रहा है किसी की रिलीजियस भावनाओं का, धार्मिक भावनाओं का, या कोई ह्यूमन राइट वायलेशन है, बस। इसके अलावा कोई भी कहीं पर भी किसी भी तरीके से कोर्ट ये तय नहीं कर सकती कि ये रहेगा कि नहीं रहेगा। ये तय करने की जो ताकत है वो पार्लियामेंट में। यही तो कहा था धनखड़ साहब ने, ये कह दिया सरकार ने 1332 पेज में। अब 5 तारीख को सुनवाई है, ये 5 3 मस्किटियर्स होते थे, 5 मस्किटियर्स पहुंचेंगे वहां पर। अब देखिएगा क्या हाल होगा। अब लेकिन क्योंकि ये वक्फ वाला मुद्दा था, मुझे लगा आप सबके बीच लाना चाहिए, लेकिन इसके अलावा एक दो और बातें हैं जो आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले, जेम्स ऑफ जुडिशरी कैसे काम करती है, ये खबर भी कहीं थोड़ी दब गई थी। दरअसल याद है कि 2023 के अंदर पार्लियामेंट के अंदर कुछ लोग घुसे थे और स्मोक बॉम्ब, स्मोक कैनिस्टर वो चलाए गए थे। कहा तो ये कि भैया विरोध प्रदर्शन है, हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके से वो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी का ब्रीच था, आप वो हालत देखिए। उसमें यूएपीए लगाया गया उनके अंदर, लगभग उनके पास ठीक है हथियार नहीं थे, डेडली वेपन्स नहीं थे, और स्मोक बॉम्ब भी, अगर स्मोक कैनिस्टर भी आप चला रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं जो बहुत एजेड हैं, अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है, जानलेवा हो सकता है। आप सिक्योरिटी ब्रीच करके गए हैं जो भारत की सबसे संवेदनशील जगह है, उस जगह पर। और कोर्ट क्या कहती है, दिल्ली हाई कोर्ट में सुब्रमण्यम प्रसाद, जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन की जो बेंच है, वो क्या कह रहे हैं, नीलम आजाद का ये केस था कि भैया ये जो स्मोक बॉम्ब है, स्मोक कैनिस्टर है, तो होली पे चलते ही हैं, होली पे चलते हैं, आईपीएल में भी चलते हैं। मेरा एक जज साहब बोले कि मेरा भाई तो हर आईपीएल में लेके बैठता है, उसमें तो फिर हर आईपीएल में यूएपीए लग जाएगा। तो मतलब तर्क ठीक है, लेकिन कुतर्क की क्या सीमाएं हो सकती हैं। कल को कोई स्मोक कैनिस्टर लेके सुप्रीम कोर्ट में घुस जाएगा तो उसे आईपीएल से कंपेयर करेंगे क्या आप? तब तो जज साहब की जो मान सम्मान और मर्यादा है और सुरक्षा है वो खतरे में पड़ जाएगी एकदम से। तब तो कह देंगे इसे भैया जेल में डाल दो, इसमें तारीख पे तारीख भी जल्दी लगेंगी, फैसला भी जल्दी आएगा और जल्दी से जल्दी उसे जेल भी पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन वही चीज विधायिका के साथ हो रही है। बात यहां ये नहीं है कि किस नेता के विरोध में था, कहां था, बात यह है वो जगह जहां थी, जहां ये पूरी घटना घटित की गई, वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे संवेदनशील जगह है और सबसे संवेदनशील स्थितियों में ये चीजें की गई थी। इसलिए जो ये कोर्ट जिस तरीके से काम करती है, जेम्स ऑफ जुडिशरी, ये भी आपके सामने जरूरी था। और इसी जेम्स ऑफ जुडिशरी में से एक कपिल सिब्बल साहब भी निकल के आते हैं। अब इनकी जुडिशरी की बात हो, इन साहब की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। ये भी एक नया मास्टर प्लान लेके आए हैं, क्राइम मास्टर गोगो। अरे साहब, इंडिया पाकिस्तान में युद्ध छिड़ा है, ऐसा करते हैं, मैं सुलह कराऊंगा। इन्होंने एक नया ही कुछ निकाल के लाए हैं और सरकार को राय दी है। ये कह रहे हैं कि सरकार को एक जॉइंट सेशन बुलाकर और उसकी जो पूरी घटना घटित हुई है उसको एक तरीके से उसकी मजम्मत करनी चाहिए। तो जो जॉइंट पार्लियामेंट्री, जो जॉइंट सभी पार्टियों की सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसमें ऑलरेडी ये हुआ था, मार्गदर्शन पास हुआ है। तो साहब आप कहां सो रहे थे? अखिलेश जी बुला के नहीं ले गए थे, इसलिए पता नहीं होगा अंदर क्या हुआ। उसके बाद क्या कहा कि बैठ के बात होनी चाहिए। उन्होंने कहा माहौल ऐसा बनाओ कि टीमें बनाओ, थोड़ी थोड़ी, 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 की, सारे विदेशों में भेजो, सारे देशों को बताओ देखो पाकिस्तान क्या कर रहा है। हमें नहीं चाहिए कि वैलिडेशन सर्टिफिकेट चाहिए, हमें नहीं फर्क पड़ता कौन क्या सोच रहा है। भारत अपनी प्रभुता, अपनी सुरक्षा के लिए स्वतः एक्शन लेने के लिए पूर्ण रूप से एक तरीके से कैपेबल है और लेने के लिए स्वतंत्र है, और वो लेगा। उसको किसी का वैलिडेशन नहीं चाहिए कि 4 नेता यहां से जाएंगे और अफ्रीका में जाएंगे, अमेरिका में जाएंगे, कहीं जाएंगे और वहां ये कहेंगे कि भैया ऐसे ऐसे हो रहा है और हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं। हाँ, एम्बेसी
जो अलग अलग देश है उनके लोगों को बुलाया गया, उन्हें बताया गया भारत ये कर रहा है। भारत ने ये नहीं बताया अरे पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया साहब, देख लो, कर लो, सोच लो ना। पाकिस्तान ने ये करा है, इसका ये अंजाम होगा और ये करने जा रहे हैं। 3 पॉइंट है बस। तो कपिल सिब्बल जैसे लोग अपना जुडिशरी में ध्यान रखें। उनका काम लोगों को जमानत दिलाना है, करोड़ों की फीस लेनी है, वहीं तक अपनी फीस को सीमित रखें। वो जिस सरकार में मंत्री रहे उस सरकार ने क्या किया, 26/11 से लेकर और कहां कहां तक उन सरकारों ने क्या क्या किया है सबने देखा है। 26/11 का बदला मनमोहन सिंह ने क्यों नहीं लिया? ओबामा ने अपनी किताब में लिखा है, मनमोहन सिंह उन्हें यह कहते हैं हमने 26/11 का बदला इसलिए नहीं लिया कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाएगा। ये स्थिति थी उनकी सरकार में। तब दी राय कि ग्रुप बनाओ, विदेशों में भेजो। कुछ नहीं है, 4 मिसाइल का ग्रुप बनाओ, पाकिस्तान में भेजो। यह स्थिति होनी चाहिए। तो कपिल सिब्बल साहब, बस एक ही रिक्वेस्ट है, जमानत दिलाने पर ध्यान दीजिए। आपके बहुत सारे मुवक्किलों को जमानत नहीं मिल रही है। वक्फ का केस जीत लीजिए पहले, 370 हार चुके हो, राम मंदिर हार चुके हो, वक्फ वाला भी हार जाओगे तो जो ब्रांड वैल्यू है ना वो कम हो जाएगी आपकी। सिर्फ उसी तक ध्यान सीमित हो तो ज्यादा बेहतर है। और बाकी जुडिशरी किस तरीके से काम करती है कि पार्लियामेंट में कोई घुस जाए तो साहब वो तो आईपीएल में भी चलता है। बाकी 5 तारीख में वक्फ में क्या होता है वो भी देखा जाएगा, और मोसाद ने क्या खेल कर दिया अगर वो जाना है तो वो वीडियो भी देखिएगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।